नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं बाल विकास के बारे में। पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था बालक के संवेगात्मक विकास को लेकर, जहां हमने देखा था कि बालक जब छोटे से बड़ा होता है तो किस प्रकार लगातार उसके संवेगों में डेवलपमेंट होता है। आज बाल विकास के आयामों की अगली कड़ी में हम चलते हैं दोस्तों, बालक के सामाजिक विकास की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम सब समाज के साथ ही विकसित होते हैं। इसीलिए एक बालक छोटे से बड़े होने के दौरान कैसे सामाजिक रूप से अपने आप को समायोजित करता है, किस प्रकार एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्वतंत्र विकसित करता है, इन सारी बातों को लेकर हम आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगेन नमस्कार, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है बालक का सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास की बात करें दोस्तों तो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दोस्तों, हम वेरी बिगिनिंग से बात स्टार्ट करते हैं। जब मानव जीवन प्रारंभ हुआ था तो इतिहास में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम पूर्व पाषाण काल में थे, जब खानाबदोश जीवन हम जिया करते थे। धीरे धीरे थोड़ा सा हमने विकास किया और विकास करने के साथ साथ हम भोजन को पका के खाने लगे, फिर गुफाओं में रहने लगे, समूह में रहने लगे। जब हम लगातार अपने आप को विकसित करते चले गए तो हम आगे चल के समूह में रहना शुरू किए। जहां समूह शब्द आ जाता है वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। मानव ने जब समूह में रहना शुरू किया तो समूह में वह स्वयं, उसके साथ कोई एक और व्यक्ति, तो दो व्यक्तियों का समूह बन गया। तो समूह का मतलब बहुत ज़्यादा लोग हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहां एक स्वयं के अतिरिक्त दूसरा भी कोई हो तो वो समूह कहला सकता है। तो जब कुछ लोग साथ में रहने लगे, समूह में रहने लगे, तो उनको महसूस हुआ कि समूह में रहना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और जीवन थोड़ा और आसान हो सकता है पहले की तुलना में। तो यही समूह धीरे धीरे आगे चल के समाज के रूप में विकसित हुआ। किसके रूप में विकसित हुआ दोस्तों? यह समूह जो है आगे चल के समाज के रूप में विकसित हुआ, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं। यह सोसाइटी का कॉन्सेप्ट समूह से आगे बढ़ा। अगर हम समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो यह लगातार परिष्कृत होता रहता है। समाज की एक प्रकृति है, जैसे जैसे हम विकास करते हैं, चाहे हम साइंटिफिकल सेक्टर में डेवलपमेंट करें, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में विकास करें, इस सब विकास के परिणाम स्वरूप समाज में लगातार बदलाव आते रहते हैं, समाज परिष्कृत होता रहता है। तो इस संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया में, जिसमें हम सबका जीवन पूरी दुनिया में चल रहा है, इस संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया में एक बालक कैसे अपने आप को डेवलप करता है, किस प्रकार अपने आप को समाज के साथ व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ता है। अगर हम किसी बालक की बात करें दोस्तों, तो बालक का जो समाज है, इस समाज में बालक के लिए सबसे पहला समाज का जो पक्ष है यह है इसकी माता। बालक अपनी माँ को अपना पहला सामाजिक स्वरूप के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि पहले तो वह माँ के साथ गर्भ में विकसित होता है। जो ही जन्म के बाद वह दूसरी इकाई बनता है तो माँ के साथ उसका पहला अटैचमेंट होता है। तो समाज का पहला प्रतिरूप एक बालक के लिए हो गया उसकी माता। थोड़ा वो और बड़ा होता है तो और बड़ा होने के बाद यह माता के साथ जो उसका सामाजिक संबंध था यह थोड़ा और आगे बढ़ता है और परिवार के साथ यह डेवलप होने लगता है।
परिवार के साथ हम पेरेंट्स भी कह सकते हैं। पेरेंट्स, इसके जो माता पिता है जिनके साथ ये डेवलप हो रहा है, उनके साथ इसका सामाजिक व्यवहार शुरू होता है। थोड़ा और बालक बड़ा होता है और आगे चल के यह परिवार के साथ साथ अपने खेल के दोस्तों के साथ सामाजिक व्यवहार शुरू करता है। तो हम कहेंगे खेल के मित्र या आस पड़ोस। तो यह बालक का अगला सामाजिक परिवेश है जहां बालक अपने आप को विकसित करता है। बालक थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है और बालक का अगला सामाजिक स्वरूप होता है उसका विद्यालय या फिर स्कूल। बालक थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल एजुकेशन पूरा करता है तो वह दूसरे व्यापक सामाजिक परिवेश में आता है। व्यापक सामाजिक परिवेश में आता है। व्यापक सामाजिक परिवेश में आता है जहां पर वह जिस व्यवसाय में है, जिस समाज में जी रहा है, जो उसके आसपास के लोग हैं, उसके आस पड़ोस के लोग हैं, जो देश हैं, जो कंट्री हैं, उन सब के सामाजिक संबंधों के साथ वह विकसित होता है। तो एक बालक छोटे से बड़ा होता है तो छोटे से बड़े होने के दौरान उसका सामाजिक स्वरूप जो बनता है वो सबसे पहले किसके साथ बनता है? उसकी माता के साथ बनता है। माता के बाद अगला क्रम उसके सामाजिक विकास में आता है उसके परिवार और पेरेंट्स का। उसके बाद आता है खेल के मित्र या आस पड़ोस का। उसके बाद वह सामाजिक रूप से विकसित होने के मौके प्राप्त करता है विद्यालय में, और जब और बड़ा हो जाता है तो वह व्यापक सामाजिक परिवेश प्राप्त करता है जिसमें वह लगातार अपने आप को विकसित करता रहता है और समाज में एक उत्तम नागरिक के रूप में बनने के प्रयास करता रहता है। दोस्तों, इस प्रकार लगातार बालक के छोटे से बड़े होने के दौरान जो उसमें बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उन सारे परिवर्तनों को हम कहते हैं बालक का सामाजिक विकास। यह जो सामाजिक विकास होता है, यह सामाजिक विकास अकेला नहीं होता। बालक इन सबके साथ जब डेवलप हो रहा है तो केवल सामाजिक रूप से नहीं हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, नैतिक और भी कई सारे रूप से वह विकसित हो रहा है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके सामाजिक डेवलपमेंट की। तो दोस्तों, इस सामाजिक डेवलपमेंट को, सामाजिक विकास को लगातार आगे बढ़ते हुए क्रम में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। अगर हम मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो यहाँ दो मनोवैज्ञानिकों के मत हैं। एक मत ये है कि बालकों का विकास समाज के साथ लगातार निरंतर रूप से होता है, अर्थात बालक में सामाजिक विकास लगातार निरंतर रूप से होता जाता है। एक दूसरा मत है कि यह सामाजिक विकास निरंतर तो होता है लेकिन चरणबद्ध तरीके से होता है। इसके कुछ चरण होते हैं, उन चरणों से गुजरते हुए बालक आगे अपने आप को सामाजिक रूप से परिपक्व और परिष्कृत करता चला जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों मतों में से एक मत जो विभिन्न चरणों के साथ बालक के विकसित होने को लेकर है, उस मत को लेकर हम बात करेंगे। और वह मत जिसने स्वीकार किया है, जिस व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन। दोस्तों, एरिक एरिक्सन जो है ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन जो है ये सिगमंड फ्राइड की विचारधारा के व्यक्ति हैं, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्राइड की थी। उस थ्योरी में फ्राइड ने कहा था कि हम सब में व्यक्तित्व निर्माण के तीन पहलू होते हैं, तीन पक्ष होते हैं। उसमें से एक होता है इड, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो। वहां पर फ्राइड ने कहा था कि सुपर ईगो जो होता है वो लगातार बालक में सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक परिवेश को मॉडिफाई करता रहता है और सुपर ईगो के चलते बालक सामाजिक और नैतिक परिवर्तन करता है। बालक में जो इदम होता है वह उसकी मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है, वह आनंद सुख को चाहता है, लेकिन उसका जो सुपर ईगो है उसके द्वारा उसका व्यवहार लगातार मॉडिफाई होता रहता है। इसके अतिरिक्त फ्राइड ने यह भी कहा था कि बालक जो होता है, बालक समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा और अन्य व्यक्तियों के द्वारा लगातार परिष्कृत किया जाता है। इसी विचारधारा को थोड़ा और आगे डेवलप करते हुए जो एरिक एरिक्सन है, अमेरिका के रहने वाले हैं, इन्होंने बालक के सामाजिक विकास पर व्यापक अध्ययन किया। और यह जो व्यापक अध्ययन किया, इस व्यापक अध्ययन को लेकर एरिक्सन ने 1950 में एक पुस्तक लिखी, 1950 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था
चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, समाज और बचपन के नाम से यह पुस्तक थी। इस पुस्तक में एरिक्सन ने बालक के सामाजिक विकास को लेकर व्यापक अध्ययन किया और व्यापक अध्ययन के साथ इस बुक के माध्यम से एरिक्सन ने एक सिद्धांत दिया जो सामाजिक विकास का सिद्धांत था। सामाजिक विकास का सिद्धांत था, किसको लेकर? बालक को लेकर। इस बुक के माध्यम से सामाजिक विकास के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया और यह जो सामाजिक विकास का सिद्धांत इस बुक के द्वारा प्रतिपादित हुआ दोस्तों, इसका नाम था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनो 1950 में एरिक्सन की पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत का नाम था फ्रेंड्स मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। यहां पर मनोसामाजिक एक शब्द आया है मनो, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको साइको। साइको के साथ सोशल है, मनो के साथ सामाजिक है। तो मनो को लेकर, साइको को लेकर सिद्धांत जो दिए गए हैं इनसे पूर्व वो सिगमंड फ्राइड के दिए गए हैं। जैसे मैंने रिसेंटली कहा आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी, और एक और था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो मनो के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? सिगमंड फ्राइड का नाम जुड़ा हुआ है। सिगमंड फ्राइड का नाम जुड़ा हुआ है मनो के साथ, लेकिन इन्होंने मनो शब्द को इस्तेमाल किया समाज के साथ और मनोसामाजिक सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत दिया बालक के सामाजिक विकास को लेकर। तो ये जो फ्राइड है, इन फ्राइड की ही विचारधारा को आगे एरिक्सन ने डेवलप किया, इसीलिए हम एरिक्सन को नव्वे फ्राइडवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नव्वे फ्राइडवादी भी कहते हैं। किसको कहते हैं नव्वे फ्राइडवादी? ये नव्वे फ्राइडवादी एरिक्सन को ही कहा जाता है। तो नव्वे फ्राइडवादी एरिक्सन के द्वारा 1950 में एक बुक लिखी गई चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, और इस बुक में उन्होंने एक सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम है दोस्तों मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इस सिद्धांत में एरिक्सन ने बालक के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया। उन सामाजिक पहलुओं में एरिक्सन का मानना था कि बालक जब छोटे से बड़ा होता है तो उसमें लगातार अंतःक्रियाएं होती हैं। किस किसके बीच अंतःक्रियाएं होती हैं? एरिक्सन के अनुसार बालक में जो समाज के द्वारा बनाए हुए सामाजिक कारक होते हैं, सामाजिक कारक तथा जैविक कारक, सामाजिक कारक और जैविक कारकों के मध्य क्या होती हैं? अंतःक्रिया होती हैं। कौन मानते हैं ऐसा? ऐसा मानते हैं एरिक्सन। अंतःक्रिया होती हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। किस किस के बीच इंटरेक्शंस होते हैं दोस्तों? सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर और जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इन दोनों के बीच अंतःक्रियाएं होती हैं। इन अंतःक्रियाओं का जो परिणाम होता है वह होता है बालक में सामाजिक विकास, या फिर इस अंतःक्रिया के कारण बालक में जो कुशलताएं आती हैं, बालक में जो वर्च्यूज आते हैं, गुण आते हैं, इन सबको कहा जाता है सामाजिक विकास। एक बार समझते हैं दोनों कारक कैसे काम करते हैं। देखिए, जैविक कारक की बात करें तो जैविक कारक का मतलब हो गया ऐसे फैक्टर्स जो हम सब में जन्मजात हैं, जैसे हमारे इमोशंस हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं, हमारी फीलिंग है, भाव हैं, ये सब हम लोगों में जन्मजात होते हैं। इन सारे जन्मजात चीजों को लेकर, जैविक कारकों को लेकर समाज के साथ जो हमारा व्यवहार होता है उसे हम कहते हैं अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, जो अंदर में होती हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर चलती हैं,
बाहर मूर्त रूप से दिखाई नहीं देती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं, एक छोटा बालक होता है, शुरुआती बालक होता है 6, 7, 8 महीने का। यह बालक जब अकेला होता है तो अपने आप में डर महसूस करता है, इसको लगता है नहीं मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई न व्यक्ति होना चाहिए। अब जब ये डर महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, तो यह इसका कौन सा कारक हो गया? यह इसका जैविक कारक हो गया। अब इस जैविक कारक के चलते वह रोना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है। जब रोना चिल्लाना शुरू करता है तो उसका इरादा क्या होता है इसके पीछे? कि कोई मेरी बात को सुने और मेरे साथ आए, मुझे कंपनी मिले, मैं अकेला नहीं रहूं। जो ही यह बात यह आवाज उसकी मम्मी के पास पहुंचती है, परिवार के अन्य सदस्यों के पास पहुंचते हैं, तो लोग तुरंत उसके पास आते हैं और उसको कंपनी देते हैं। तो ये जो उसकी मम्मी आई, उसके पेरेंट्स उसके पास में आए, ये कौन सा कारक? ये सामाजिक कारक। इन दोनों के बीच अंतः क्रिया होती रहती है बालक में विकास होने के दौरान। इस सामाजिक कारकों और जैविक कारकों के बीच अंतः क्रियाओं के दौरान 3 चीजें हैं जिसको एरिक्सन ने महत्व दिया है। एरिक्सन का कहना यह है कि ऐसे 3 तत्व हैं जिसका इस संपूर्ण प्रक्रिया में रोल होता है। उसमें से पहला तत्व है एरिक्सन के अनुसार अहम, दूसरा होता है शरीर और तीसरा होता है समाज या संस्कृति। समाज या संस्कृति से तात्पर्य यहाँ पर उन सब बाहरी सामाजिक परिवेश में बनी हुई चीजों से है जो हमने समूह में रहते लगातार विकसित कर ली है। शरीर का मतलब उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, और अहम का मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो उसके अंदर में है, उसका अपना सेल्फ इमेज हो गया, उसका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, आत्म संप्रत्यय हो गया, उसका ईगोज हो गया, उसके अलावा उसके संवेग हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं, ये सारे के सारे अहम में हो गए। तो एरिक्सन का कहना यह है कि तीनों तत्व साथ में मिलते हुए लगातार सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एरिक्सन क्या कहते हैं कि इस सामाजिक विकास के दौरान जो बालक होता है उसमें लगातार संघर्ष चलता रहता है। किस में संघर्ष चलता है? 2 तरह की परिस्थितियों में संघर्ष चलता है। 2 तरह की परिस्थितियों में संघर्ष चलता है, और इन 2 तरह की परिस्थितियां जो उसके मेंटल हैं, मानसिक हैं, बाहर कोई दिखाई नहीं दे रही हैं, उसके अंदर में चल रही हैं। इन दोनों तरह की परिस्थितियों में, दोनों पहलुओं में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष को एरिक्सन ने वर्सेस या फिर बनाम शब्द से अलग अलग बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वर्सेस या फिर बनाम, हिंदी में बात करें, जैसे पहली ही अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो यहां पर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दोनों के बीच संघर्ष है, विश्वास या अविश्वास दोनों के बीच संघर्ष है। एरिक्सन का कहना यह है कि जब यह संघर्ष चलता है बालक में, इस संघर्ष के दौरान बालक या तो संघर्ष के दौरान जो चीजें हैं उनको स्वीकार कर लेता है या फिर उनको दूर कर देता है। इन दोनों ही तरीकों से वह संघर्ष से छुटकारा पाता है। और जब संघर्ष से छुटकारा पाता है तो इस दौरान अगर संघर्ष से छुटकारा सकारात्मक तरीके से उसने प्राप्त किया है तो बालक में जो गुण विकसित होंगे वो सकारात्मक गुण होंगे, जो पॉजिटिव वर्च्यूज होंगे, जो उसके आगे के जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, उसके व्यक्तित्व को एक उचित आयाम देने वाले हैं। और इस संघर्ष में अगर इस संघर्ष से छुटकारा वह नेगेटिव तरीके से पाता है, नकारात्मक तरीके से पाता है, इस दौरान उसके साथ पॉजिटिव चीजें नहीं हो पाती हैं, तो जो गुण उसमें विकसित होने वाले हैं वो नेगेटिव गुण होंगे, जो आगे उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं नकारात्मक भूमिका निभाने वाले हैं। तो एरिक्सन ने इन संघर्षों के साथ एक बालक का मानसिक पटल, मानसिक संरचना, मानसिक प्रतिक्रिया हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस उम्र का बालक किस तरह के मानसिक संघर्ष के साथ समाज में सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहा है, तथा इस संघर्ष में कौन सी चीजें हैं जो बालक में विकसित हो रही हैं। तो अवस्थानुसार जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, बालक के बड़े होने के साथ साथ अलग अलग अवस्थाओं में यह संघर्ष अलग अलग प्रकृति का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसके आधार पर एरिक्सन ने एक बालक के सामाजिक विकास को लेकर अवस्थाएं प्रतिपादित की और उन अवस्थाओं को उन्होंने 8 भागों में बांटा। तो उन्होंने सामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं प्रतिपादित की। इन अवस्थाओं में उन्होंने उम्र के साथ इनको बांट दिया है, आयु के साथ इनको डिवाइड कर दिया है कि बालक जैसे छोटे से बड़ा होता है तो एक पहली अवस्था, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करके 8 अलग अलग अवस्थाएं उन्होंने वर्गीकृत की हैं बालक के सामाजिक विकास को लेकर।
एरिक्सन का कहना यह है कि बालक जब छोटे से बड़ा होता है तो इन 8 अवस्थाओं के साथ क्रमबद्ध तरीके से लगातार आगे बढ़ता है और हर एक अवस्था में उसमें एक विशेष गुण का विकास होता है। यह वर्च्यू या गुण उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का निर्माण सामाजिक परिदृश्य में लगातार आगे की ओर चलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने बालक के सामाजिक विकास को लेकर एरिक्सन के नजरिए, एरिक्सन के सिद्धांत को लेकर जानने की कोशिश की। आइए एक बार डिटेल से समझते हैं कि किस प्रकार एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं के साथ बालक के सामाजिक विकास को आगे डेवलप करने की कोशिश की, या फिर बालक के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में उन्होंने उसको डेवलप किया। बालक का सामाजिक विकास, देखिए यहां पर जब बालक एक समाज के रूप में होता है, समाज के साथ में इंटरेक्शन करता है, तो कई सारी चीजें हैं जिसके द्वारा वह अपने आप को डेवलप करता है। आप देख पा रहे हैं कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ सेट किए हुए हैं। ये सारे के सारे जो पिक्चर्स हैं एक बालक के सोशल इंटरेक्शंस को शो कर रहे हैं, सामाजिक परिदृश्य को शो कर रहे हैं, और जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है कि बालक समाज में किस प्रकार से अपने आप को समायोजित कर पाता है या अपना जीवन जी पाता है, क्योंकि समाज से ही उसमें बाहरी वर्च्यूज, बाहरी गुणों का विकास होता है जो व्यक्तित्व को आगे लेके जाता है। जैसे व्यक्तित्व के 2 पहलू होते हैं, आंतरिक और बाहरी पहलू। तो बाहरी पहलू जो स्ट्रक्चर है वो बायोलॉजिकल है, लेकिन आंतरिक पहलू जो समाज के साथ लगातार अंतः क्रियाएं करने से गुणों के रूप में विकसित होता है, जो उसको एक अच्छा नागरिक बनाता है, एक बालक को अच्छा बालक बनाता है। तो एक बार देखते हैं सामाजिक विकास एरिक्सन के अनुसार। अमेरिका के 90वें फ्राइडवादी एरिक एरिक्सन ने 1950 में अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में मानव के संपूर्ण जीवन काल के सामान्य विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। मनोसामाजिक सिद्धांत आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक डायग्राम से मैंने आपको 8 अवस्थाएं स्पष्ट करने की कोशिश की है। देखिए यहां पर यह पहली अवस्था है जिसको कहा जाता है इन्फेंसी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यहां पर 2 चीजें होती हैं जिनके बीच संघर्ष होता है। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है अर्ली चाइल्डहुड, जहां पर ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट की स्थिति होती है। फिर तीसरी अवस्था है प्री स्कूल, जहां पर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की भावना बालक में समाज के साथ चलती है। चौथी अवस्था है यहां पर स्कूल एज, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी इसे कहा जाता है। अगली अवस्था है 5वीं एडोलसेंस, जहां पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की स्थिति एरिक्सन ने बनाने की कोशिश की है। उसके बाद अगला 6th स्टेज एरिक्सन के अनुसार है यंग अडल्टहुड, जहां इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन समाज के साथ एरिक्सन ने स्पष्ट किया है। 7वीं अवस्था है एरिक्सन के अनुसार मिडिल अडल्टहुड, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, और 8वीं अवस्था है दोस्तों मैच्योरिटी, जहां पर ईगो इंटीग्रेशन वर्सेस डिस्पेयर नाम दिया है इन्होंने 8वीं अवस्था का। आगे चलते हैं एक बार, यहां देखिए इस प्रकार बालक जब छोटे से बड़ा होता है तो वह पहले स्टेज अर्थात पहली अवस्था, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, ऐसे लगातार 8 अवस्थाओं के माध्यम से वह संपूर्ण जीवन में अपने सामाजिक विकास को तय करता है। और यह 8 की 8 अवस्थाएं जो हैं ये बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। एक गुण, एक वर्च्यू एक अवस्था में आ जाता है, वह गुण या वर्च्यू अगली अवस्था में एक बेस का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है, सीढ़ी के रूप में बनता है। जैसे यहाँ पर ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट पहली अवस्था है, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। तो यहां पर जो वर्च्यू होप या आशा डेवलप होती है, यह होप ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट स्टेज के लिए कारगर होती है, हेल्पफुल होती है, और लगातार बालक बढ़ता रहता है। फ्राइड ने इन अवस्थाओं के साथ जो प्रत्येक अवस्था को नाम दिया है, फ्राइड के अनुसार पहला है इन्फेंट, फिर दूसरा है आपका टोडलर, फिर प्री स्कूल हमने पीछे देखा, ग्रेड स्कॉलर भी इसको कहते हैं, फिर नेक्स्ट है टीनेजर, फिर यंग एडल्टहुड, 7वां है मिडिल एज एडल्ट, और 8वां है ओल्डर एडल्ट। इस प्रकार एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं के साथ बढ़ते हुए सामाजिक विकास को स्पष्ट करने की कोशिश की। एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई, जिसमें उसने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक और जैविक कारकों की अंतः क्रिया को महत्व दिया। रिसेंटली मैंने समझाया आपको, अंतः क्रियाएं हैं, इंटरेक्शन है किसकी के बीच, सामाजिक कारकों के बीच और जैविक कारकों के बीच। एरिक्सन के अनुसार विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति संघर्ष का सामना करता है, जो परिवर्तन को स्वीकार करके और अनुकूलन द्वारा दूर किया जाता है। 2 चीजें हैं, या तो वह परिवर्तन को स्वीकार करेगा या फिर क्या करेगा, कंडीशनिंग कर लेगा, अनुकूलन कर लेगा, उसके हिसाब से अपने आप को समायोजित कर लेगा। इस तरह संघर्ष को वो दूर करता है।
एरिक्सन ने व्यक्ति विकास के लिए सामाजिक कारकों को महत्व दिया है। समाज में जो चीजें हैं, समाज में जो धारणाएं हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, सामाजिक बंधन है, पारिवारिक रिलेशन है, ये सारी की सारी चीजें जो समाज में व्यापक हैं, इन्हें कहा जाता है सामाजिक कारक। एरिक्सन ने व्यक्ति के 3 कारकों को महत्व दिया है। एक हमारा शरीर हो गया, दूसरा अहम हो गया और तीसरा समाज या संस्कृति हो गई। ये तीनों कारक इंटीग्रेटेड रूप में, समग्र रूप में काम करते हैं बालक के छोटे से बड़े होने के दौरान उसके सामाजिक विकास के साथ। तो आइए पहली अवस्था की बात करते हैं फ्रेंड्स। एरिक्सन ने पहली अवस्था को नाम दिया है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, या फिर इसी का दूसरा नाम है आस्था बनाम अनास्था। इंग्लिश में कहेंगे हम इसको ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। ट्रस्ट के साथ मिसट्रस्ट हुआ तो इसका अपोजिट हो गया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जीवन की पहली अवस्था है आयुक्रम के हिसाब से भी, जिसको एरिक्सन ने जन्म से 18 माह कहा है। हम बाल विकास की अवस्थाओं में इसको शिशुअवस्था, इन्फेंसी भी कहते हैं। इस पहली अवस्था में, जिसको एरिक्सन ने विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहा है, यहां पर बालक का संबंध होता है मां के साथ। वह मां के साथ संबंध रखता है क्योंकि अभी बहुत छोटा है। मां के साथ ही उसका सारा का सारा काम होता है, मां के साथ ही सारी की सारी दैनिक गतिविधियां होती हैं। इसीलिए इस अवस्था को स्तनपान की अवस्था या फिर एज ऑफ फीडिंग भी कहा जाता है। इसके साथ इसको परित्याग या अबोंडनमेंट भी कहा जाता है, इस अवस्था को, पहली अवस्था को। यहां पर बालक क्या करता है, देखो, प्यार व दुलार के कारण दूसरों तथा अपनों में विश्वास की भावना का होना और ऐसा न होने पर अविश्वास की भावना का उदय होता है। पहली विशेषता है इसकी क्या, कि जब इस अवस्था में बहुत छोटा बालक होता है, देखो, बहुत छोटे बालक को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है अपनी मां की, अपने परिवार के बाकी सदस्यों की। तो अपनी मां के द्वारा अगर उसको उचित तरीके से प्यार मिलता है, जब भी वह अपनी मां को याद करता है, वह उसको मिल जाती है, अकेलापन बालक महसूस नहीं करता है, तो बालक के साथ क्या हुआ, इस अवस्था में जब बालक बड़ा हो रहा है तो उसको पूरी तरह से प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, पूरा उसको सम्मान मिल रहा है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो समय पर पूरी हो रही है, बालक को अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बालक क्या करेगा, उसका मेंटल कंपोनेंट जो है वो सकारात्मक रहेगा, नकारात्मक चीजें उसमें विकसित नहीं होगी। और ये सकारात्मक चीजें जो बनेगी वो किस रूप में बनेगी, विश्वास के रूप में बनेगी। किस रूप में बनेगी दोस्तों, विश्वास के रूप में। यह विश्वास किसमें, दूसरों तथा अपनों की भावनाओं के साथ। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, उसको प्यार नहीं मिलता है, दुलार नहीं मिलता है, उसको जब उसको आवश्यकता है तो उसकी मां उसको नहीं मिलती है, उसको एकांत मिल जाता है और ये चीजें नहीं मिल पाती हैं जो सकारात्मक हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, अविश्वास की भावना भी बनने लगेगी। तो दोनों चीज यहां पर बनती हैं, विश्वास भी बनता है प्लस अविश्वास भी बनता है। अब यहां पर एज ए पेरेंट्स हमें ध्यान क्या रखने की आवश्यकता है कि अगर हमने बालक को प्यार दिया, दुलार दिया, सुरक्षा दी, उसकी आवश्यकताओं के साथ तुरंत उसको समायोजित करने की कोशिश की, तो बालक में विश्वास बनेगा, और ऐसा नहीं हुआ तो उसमें अविश्वास बनेगा। अब हम तय कर सकते हैं कि इस अवस्था में बालक में विश्वास बने या अविश्वास बने। एक और चीज, दूसरी विशेषता क्या है इसकी, अन्योनाश्रय और संबंधितता की प्रशंसा। बालक यहां पर क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है, दूसरों पर पूरी तरह आश्रित होता है क्योंकि वह खुद कोई काम नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा रिलेटेडनेस यहां पर होता है, संबंधितता होती है, उसकी कनेक्टिविटी होती है। तो यहां पर इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। किस किस का ध्यान रखना, कि जो बालक का शुरुआती समय होता है, जन्म से लेकर 18 माह का होता है, जिसको एज ऑफ फीडिंग भी कहा जाता है, स्तनपान की आयु कहा जाता है। मां के साथ इसका गहरा संबंध होता है, मां के साथ ही सामाजिक रूप से विकसित होता है। इसीलिए मां को पहला शिक्षक भी कहा जाता है। यह सामाजिक भूमिका में भी सबसे पहले आती है मां, और बायोलॉजिकल तो है ही, उसके अलावा सिखाने के मामले में भी मां सबसे पहले आती है, इसलिए मां को पहला शिक्षक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहां पर बालक में विश्वास और अविश्वास बनता है। अब देखिए, अगर बालक में विश्वास बना, अविश्वास की स्थितियां नहीं रही, तो इस संघर्ष के दौरान किस किस में संघर्ष हो रहा है, विश्वास और अविश्वास में संघर्ष हो रहा है, आस्था और अनास्था में संघर्ष हो रहा है। इस संघर्ष में बालक समायोजित करता है, अनुकूलित कर लेता है और अपने आप को पॉजिटिव तरीके से विकसित कर लेता है, तो बालक में एक गुण विकसित होगा, एक सोशल वर्च्यू बनेगा, और उसे कहा जाता है आशा हो।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। होप कब बनती है, किस आयु में बनती है, किन स्थितियों में बनती है? तो आशा जो वर्च्यू है, होप जो वर्च्यू है, यह कब बनेगा? जब बालक बहुत छोटा होता है, जन्म से लेकर 18 महीने का होता है, और विश्वास और अविश्वास के बीच संघर्ष के दौरान जब वह विश्वास के साथ समायोजित हो जाता है, विश्वास वाली स्थितियां उसको मिलती हैं, प्यार दुलार सुरक्षा बालक को मिलती हैं, तो उसमें आशा विकसित होती है। अगर यहां पर ऐसा नहीं हो पाता तो होप वर्च्यू जो है, आशा वाला जो सामाजिक गुण है, यह बालक में तुलनात्मक कम बनता है, जिससे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व आगे चल के प्रभावित होता है फ्रेंड्स। और यहां पर बालक क्या करता है? अपने आप से प्रश्न पूछता है, क्या मैं दुनिया पर भरोसा कर सकता हूं? क्यों ऐसा पूछता है? क्योंकि बालक में विश्वास और अविश्वास चल रहा है। बालक को जब भी दुनिया की बाहरी मदद की आवश्यकता होती है, अगर उसको वह मिल जाती है तो विश्वास, और नहीं मिलती है तो अविश्वास। क्योंकि अभी बालक बहुत छोटा है, दुनिया की चीजों से वो इंट्रोड्यूस नहीं है, इसलिए बालक के मन में लगातार क्या चलता रहता है कि क्या मैं दुनिया पर भरोसा कर सकता हूं। और समझते हैं, एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? विल समवन कम? एक बहुत छोटा है, इन्फेंट है, वो बोल रहा है कि क्या कोई आएगा? अगर कोई आ जाता है, कोई आ जाता है तो उसमें क्या बनेगा? ट्रस्ट। और नहीं आता है तो क्या बनेगा? मिसट्रस्ट बनेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी बालक को आवश्यकता है, बालक रोता है, तो तुरंत हमें जाना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी अभिव्यक्तियों को समझना चाहिए और उसकी नीड्स को पूरा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा किया तो बालक में क्या बन रहा है? ट्रस्ट बन रहा है, और ऐसा नहीं किया तो मिसट्रस्ट बन रहा है। आप कई बार देखते हैं कुछ परिवार होते हैं जहां पर बच्चों के बीच में गैप्स नहीं होता है, लगातार बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो जो पहले वाला बालक है उसमें और दूसरे बालक के मान लीजिए 1 वर्ष का ही गैप है, या कई बार तो 1 वर्ष से कम गैप में ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो पहले वाले बालक को पूरी तरह से पूरा अटेंशन ही नहीं मिल पाता है अपनी माँ का। अगर माँ का पूरा अटेंशन नहीं मिल पाता है तो फिर उसमें क्या बनेगा? अविश्वास बनेगा। आप देखते हैं समाज में, परिवेश में आप देखिए, और जहां बच्चों के बीच में ज्यादा गैप्स होते हैं तो वहां पर जो पहला बच्चा है उस बच्चे को माँ का पूरा अटेंशन मिलता है, परिवार का पूरा अटेंशन मिलता है। तो उसमें इस पहली अवस्था में जहां उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है अटेंशन की, ध्यान की, प्यार की, दुलार की, वो अगर उसको पूरा मिलता है तो बालक में यहां विश्वास बनता है और होप नामक वर्च्यू उसमें डेवलप होता है। दोस्तों, इस प्रकार एरिक्सन ने स्पष्ट किया कि यह पहली अवस्था है, पहला चरण है सामाजिक विकास का, जहां बालक सामाजिक चीजों के साथ अपने आप को विकसित करता है। तो आइए चलते हैं अगले चरण की ओर, अगली अवस्था की ओर। दोस्तों, द्वितीय अवस्था जो शुरू होती है 18 महीने से और यह चलती है 3 वर्ष तक, और इसका नाम है प्रारंभ बाल्यावस्था, या फिर इसको इंग्लिश में हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड, और टोडलर भी इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। ये जो अर्ली चाइल्डहुड है, टोडलर जो होता है, यहां पर बालक क्या करता है? चलना शुरू कर देता है। हमने पीछे पढ़ा है शारीरिक विकास में, वहां आपको मैंने बताया था कि लगभग बालक 9-10 महीने का शुरू कर देता है चलना, और 15-16 महीने तक लगभग अधिकांश बालक या लगभग हर बालक चल लेते हैं। सामान्यतः 1-1.5 वर्ष की आयु में बालक चलना शुरू कर देता है। अब यहां पर बालक चलने फिरने लग गया है। बालक जो है यह दैनिक जीवन की छोटी मोटी गतिविधियां खुद करने लग गया है, थोड़ा सा पहले की तुलना में सेल्फ डिपेंड सा होने लगा है, आत्मनिर्भर सा होने लगा है। किसकी तुलना में? पीछे वाली आयु की तुलना में। इसीलिए एरिक्सन ने इसका नाम रखा आत्मनिर्भरता। लेकिन बालक में कई सारी शंकाएं भी अब बनने लगती हैं। क्यों बनने लगती है? पहले तो बहुत छोटा था, शंका वाली कोई चीज थी ही नहीं, बस एक चीज थी कि जब भी मुझे आवश्यकता हो तो मेरी मां या मेरा परिवार मेरे पास में हो। लेकिन अब जो है उसमें शंका बनने लगी है, इसीलिए इस अवस्था को उसने नाम दिया आत्मनिर्भरता बनाम शंका की अवस्था, स्वायत्तता बनाम संदेह की अवस्था, ऑटोनमस वर्सेस डाउट। यहां बालक में ऑटोनमी होती है, लेकिन जब कभी ये नहीं हो पाती है तो डाउट्स भी बालक में बनने लगते हैं। देखिए, पिछली अवस्था में बालक मां के साथ कनेक्ट था, मां से ही सबसे ज्यादा सामाजिक संबंध उसके थे, लेकिन अब यहां मां के साथ, पिता के साथ भी उसके सामाजिक संबंध बन रहे हैं। पेरेंट्स यहां पर बालक के सबसे करीब होते हैं, या सामाजिक संबंधों में, सामाजिक परिवेश में विकसित होने वाले गुणों में सबसे ज्यादा भूमिका यहां पर पेरेंट्स की होती है, माता पिता की होती है। इस आयु में बालक को पेरेंट्स
टॉयलेट के लिए सिखाते हैं कि कहाँ टॉयलेट करना है, कैसे करना है, किस तरह से होता है, इसलिए इसको टॉयलेट ट्रेनिंग भी इस अवस्था को कहा जाता है। इसके साथ साथ बालक यहाँ स्वयं कपड़े पहनना शुरू करता है, अपने कपड़े खोलना शुरू करता है, कई बालक नहाना भी शुरू कर देते हैं यहाँ पर, इसलिए क्लोथिंग देमसेल्व्स की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इस अवस्था में बालक के साथ कौन सी सामाजिक विशेषताएं होती हैं, आगे देखते हैं। सामाजिक वातावरण को समझकर स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करना और असफल होने पर संदेह का भाव बालक में होने लगता है। यह समझने की आवश्यकता है। देखो, सामाजिक वातावरण को समझकर स्वतंत्रता पूर्वक वह व्यवहार करना शुरू कर देता है। देखो, सामाजिक वातावरण का मतलब क्या, आप सिंपल समझिए। परिवार में बच्चा है और बच्चे को लगा कि मुझे खाना खाना है, सब लोग खाना खाने बैठे हुए हैं और उसको भी खाना खाना है। अब चलना फिरना सीख गया है, 18 महीने से 3 वर्ष का बालक है। बालक अपनी प्लेट लेकर आता है, बैठता है खाना खाने के लिए। अब प्लेट लेकर आता है, वहां बैठता है और बैठने के साथ वो जो ट्रे रखा हुआ है सब्जी का, उसमें से सब्जी लेता है। जब सब्जी ले रहा है तब क्या होता है, क्योंकि अभी इतना बड़ा तो है नहीं, कुछ सब्जी नीचे गिर जाती है, कुछ उसकी प्लेट में आ जाती है। अब यहां पर हो क्या रहा है, देखिए, सामाजिक वातावरण को समझकर स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करना वह शुरू कर देता है। सामाजिक वातावरण क्या है, परिवार में सब लोग खाना खाने बैठे हुए, उसको लगता है मुझे भी खाना खाना है, तो वो खुद अपनी प्लेट लाता है, खुद अपनी सब्जी खुद अपने आप को सर्व करता है। लेकिन असफल होने पर उसमें संदेह का भाव भी बन जाता है। देखो, असफल क्या, जब वो सब्जी ले रहा है अपनी प्लेट में तो नीचे गिर गई, जो ही सब्जी नीचे गिरी, अब नीचे गिरते से क्या हुआ, उसको संदेह हो गया। अगली बार से उसमें एक कॉन्सेप्ट बन गया कि जब भी मैं सब्जी लेता हूं तो सब्जी नीचे गिर सकती है, और अगर नीचे गिर जाती हैं। अब देखो, यहां पर शुरू होता है पेरेंट्स का रोल। क्या शुरू होता है कि जब बालक अपनी प्लेट में खुद सब्जी ले रहा है तो यहां तो कौन सा गुण काम कर रहा है, उसका आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंड वो अपने आप को कर रहा है। खुद अपनी प्लेट लेके आया है, खुद अपनी सब्जी अपनी प्लेट में ले रहा है। लेकिन नेचुरली जब अभी छोटा है, मैच्योरिटी नहीं है, अभी स्किल्स नहीं बने हैं हाथों में अंगुलियों में, तो सब्जी गिरना स्वाभाविक है। जो ही सब्जी गिरी, अब शुरू होता है पेरेंट्स का रोल। अगर पेरेंट्स साइकोलॉजी जानता है, समझता है, आरपी सर के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ है, तो बोलेगा बेटा शाबाश, आपने सब्जी लेना शुरू किया, आप खुद सर्व करने लगे हैं, कोई बात नहीं, सब्जी गिर गई, कोई इश्यू नहीं, सफाई कर लेंगे, चलो और लो और लो, चलो चपाती भी आप खुद लो बेटा, अपना पानी भी आप खुद लो। एक तो यह सिचुएशन, ठीक। दूसरी सिचुएशन क्या, जो ही पता लगा नीचे सब्जी गिर गई, डाइनिंग टेबल खराब हो गई, मां मिला के खींच के मारती है, बेवकूफ, तुझे किसने कहा था सब्जी लेने के लिए, जब रोज मैं डालती हूं तो वेट करना चाहिए ना, क्यों खुद ने अपनी टेबल खराब कर ली, कपड़े खराब कर लिए। अब यहां पर 2 स्थितियां हैं। एक पहली स्थिति मैंने समझाई कि पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं कि बेटा शाबाश, आपने खुद ने आपकी सब्जी सर्व की है, वेरी गुड, आप बड़े हो रहे हो। दूसरी स्थिति, उसको डांट दिया जाता है और उसको सजा जैसी स्थिति दी जाती है। अब जो ही बालक में सजा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, किसके द्वारा, समाज के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, तो बालक में क्या बन रही है दोस्तों, अब उसमें शंकाएं बन रही हैं, संदेह बन रहा है, डाउट्स बन रहे हैं। किसके प्रति डाउट्स बन रहे हैं, अपने द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के प्रति डाउट्स बन रहे हैं। इसीलिए आप पर डिपेंड करता है कि बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप हो या डाउट्स डेवलप हो। बच्चा आत्मनिर्भर के गुणों से भरपूर बने या फिर शंकाओं के गुणों से भरपूर बने, दोनों चीज आपके हाथ में है। जब बालक आत्मनिर्भर होकर स्वयं काम कर रहा है, 1.5 से लेकर 3 वर्ष के दौरान, अगर उसको टोका जाता है, रोका जाता है, उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में जगह जगह कमियां निकाली जाती हैं, उसका मजाक बनाया जाता है, हंसी उड़ाई जाती है, तो निश्चित रूप से बालक में शंकाएं विकसित होगी, बालक में संदेह विकसित होंगे, बालक में डाउट्स बनेंगे, और ये सारे के सारे नेगेटिव पहलू हैं जो बालक को आगे संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ गलत तरीके से उसको विकसित करने में भूमिका निभाएंगे। और यहां पर अगर बालक की प्रशंसा की जाती है, अप्रिशिएट किया जाता है, छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर किया जाता है, बालक को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के मौके दिए जाते हैं, तो यहां बालक में क्या डेवलप होगा, आत्मनिर्भरता विकसित होगी, स्वायत्तता विकसित होगी, ऑटोनॉमी का यहां पर विकास होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहां पर एक और चीज है, जीवन के चक्र की स्वीकृति बालक में
होने लगती हैं। देखो जीवन के चक्र, एक्सेप्टेंस ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन के चक्कर का मतलब बालक अब समझने लगता है कि भाई मैं जब छोटा था मैं बड़ा होऊंगा, थोड़ा और बड़ा होऊंगा, थोड़ा और बड़ा होऊंगा, पापा की तरह हो जाऊंगा, फिर दादा की तरह हो जाऊंगा, और दादा की तरह होने के बाद जो बड़े दादाजी पड़ोस में थे उनकी डेथ होगी, वैसे मेरी भी डेथ हो जाएगी। इस तरह से एक लाइफ के साइकिल को बालक समझने लगता है। समाज में जो जीवन चक्र चलता है यह चीज भी बालक में इस अवस्था में विकसित होने लगती है, हो जाती है। एकीकरण से विघटन तक भी बालक चीजों को समझने लगता है। फ्रॉम इंटीग्रेशन टू डिसइंटीग्रेशन, ये भी कुशलता बालक में यहां पर डेवलप हो जाती है। अब इन सारी चीजों के साथ बालक के मस्तिष्क में जो प्रश्न चलता रहता है वो क्या चलता है, क्या मेरा होना ठीक है, इज इट ओके टू बी मी। देखो क्यों, अभी रिसेंटली मैंने एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया कि बालक जब आपके साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है, उसने खुद ने अपनी सब्जी ली, उसकी सब्जी गिर गई, जब उसको डांटा गया, उसकी इस गतिविधि को नेगेटिव कहा गया, उसकी मजाक उड़ाई गई, तो बालक में यहां यह बन रहा है कि क्या मेरा होना ठीक है। अपने चीज को लेकर, अपने आप को लेकर वह डाउटफुल हो जाता है, शंका उसमें बनने लगती है, इज इट ओके टू बी मी। और अगर यहां पर बालक के साथ आत्मनिर्भरता को डेवलप किया जाता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिया जाता है, तो बालक में जो सोशल वर्च्यू डेवलप होगा, अनुकूल परिणाम बालक में आएंगे दोस्तों, वह होंगे आत्मनियंत्रण एवं इच्छा शक्ति, विल यहां पर डेवलप होगा। जब छोटा है तो उसमें होप डेवलप हुई है, अब जब बड़ा हो गया है तो उसमें विल डेवलप हो रहा है, से आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति यहां पर विकसित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इच्छा शक्ति पूरे जीवन में सफल होने और असफल होने के लिए। जिस व्यक्ति में इच्छा शक्ति है ना, वो कुछ भी कर सकता है, बाकी सारे स्किल्स उस इच्छा शक्ति के चलते उसमें आ जाते हैं। संसाधन नहीं है, इच्छा शक्ति के चलते आ जाते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों याद रखिए, इच्छा शक्ति, विल पावर तब डेवलप हो पाएगा जब बालक में 1.5 से लेकर 3 वर्ष की अवस्था में बालक को ऑटोनॉमी डेवलप करने की कोशिश करेंगे उसके पेरेंट्स, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे, उसके द्वारा स्वयं जो भी काम किए जाते हैं उनका सम्मान किया जाएगा, उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, तो यह विल उसमें डेवलप होगा। डायग्राम को देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहां पर देखिए बालक, एक पहले डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, इस पहले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि बालक खुद कुछ खिलौने से खेल रहा है, खुद यहां पर बालक आपस में चीजें कर रहे हैं, लेकिन ज्यों ही बालक को इस गतिविधि के लिए डांटा जाता है, मना किया जाता है, तो वह अपने आप में डाउट महसूस करता है, उसको डाउट्स होने लगते हैं कि मेरे द्वारा यह जो गतिविधि की गई है गलत है। तो इस प्रकार यहां पर उसमें ऑटोनॉमी और डाउट भी डेवलप होते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं अगली अवस्था की ओर, जो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था 3 से लेकर 5 वर्ष तक होती है, क्योंकि पीछे 3 वर्ष तक थी तो यहीं से आगे बढ़ेगी। अवस्थाओं में सामाजिक विकास बता रहे हैं एरिक्सन, 3 से लेके 5 वर्ष। 3 से लेके 5 वर्ष, याद करो हम जब विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे हरलोक के अनुसार, तो यहां पर पूर्व बाल्यावस्था हमने डिस्कशन की थी जो इसी आयु वर्ग की थी। पूर्व बाल्यावस्था को हम एज ऑफ टॉयज भी कहते थे। तो यहां पर ये जो आयु है, इस आयु को प्री स्कूलर भी कहा जाता है, प्री स्कूलर कहा जाता है, और प्री स्कूलर के साथ इसको खेल की आयु भी कहा जाता है। इस आयु में बालक जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, वह अपने स्वयं के काम तो कर ही रहा है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया है। जब थोड़ा बड़ा हो गया है तो यह दोस्तों के साथ खेलना शुरू करता है, खिलौनों के साथ खेलना शुरू करता है, और जब दोस्तों के साथ खेलता है, खिलौनों के साथ खेलता है, तो अब यह थोड़ा सामाजिक दायरे में और बाहर निकलता है, थोड़ा और बाहर निकलता है। पहली अवस्था में बालक का सामाजिक दायरा केवल मां तक सीमित था, पहली अवस्था में बालक का सामाजिक दायरा केवल मां तक सीमित था। दूसरी अवस्था में यह दायरा पेरेंट्स तक आ जाता है, और अब यह दायरा परिवार तक बन जाता है। परिवार में जो है इसके माता पिता के अतिरिक्त दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी या उसके बहन भाई जो भी हैं, जो परिवार में है, फैमिली में है, यहां तक बालक का दायरा बढ़ जाता है। क्योंकि बालक की आयु कितनी है, 3 से लेके 5 वर्ष। स्कूल नहीं गया है अभी, स्कूल से पहले की आयु है, प्री स्कूल कहते हैं इसको। अभी जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं यहाँ पर प्री प्राइमरी है, तो प्री प्राइमरी 3 साल से मानी जाती है, तो यहाँ प्री प्राइमरी में हो सकता है, लेकिन सामान्यतया एरिक्सन के जमाने में 5 साल से स्कूल भेजा जाता था, इसीलिए इसको प्री स्कूल भी इन्होंने कहा, स्कूल से पहले की आयु है।
बालक परिवार के साथ विकसित हो रहा है। तो अब ये सामाजिक रूप से किससे संबंधित है? परिवार से संबंधित होता है। यहां पर बालक क्या करता है? पहल करके नई जिम्मेदारी, अच्छा इसको कहते क्या है? पहल बनाम अपराध की अवस्था। देखो पहल किस में? पहल किस में? इनिशिएटिव किस में? क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया है, खुद चलने फिरने लगा है, दौड़ने लगा है, खेलने लगा है, छोटी मोटी गतिविधियां स्वयं सारी की सारी करने लगा है। दैनिक जीवन में यह लगभग पूरी तरह से अपने काम स्वयं करने लगा है। जब अपने काम स्वयं करने लगा है तो यह हर काम में पहल करना चाहता है, हर काम को पहले अपनी तरफ से करना चाहता है। जैसे खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे हैं तो हर बच्चे की कोशिश होती है कि जैसे मैं कहूं वैसे सारे बच्चे खेलें। खेल में मेरे जो रूल्स हैं, मेरे हिसाब से जो चीजें हैं वो डेवलप होनी चाहिए। जैसे मैं डिवाइड करूं वैसे टीम डिवाइड हो। और ऐसा जब नहीं होता है तो बालक गुस्सा हो जाता, बोलता जाओ मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ। ऐसे सीन आप खेल के मैदान में या बच्चों में देखते भी होंगे परिवार के बीच। तो यहां पर बालक हर काम में क्या करना चाहता है? पहल करना चाहता है, वो इनिशिएट करना चाहता है। लेकिन इनिशिएट क्यों करना चाहता है? क्योंकि अब इतना बड़ा हो गया है, उसे मैच्योरिटी आ गई है। लेकिन जब भी इसके द्वारा किसी काम की पहल की जाती है, इनिशिएट किया जाता है और यह परिवार के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो फिर बालक में अपराध बोध बनने लगता है, गिल्ट आने लगती है, ग्लानि मनने लगती है कि मेरे द्वारा किए गए इस कार्य में, मेरे द्वारा की गई इस पहल को स्वीकार नहीं किया गया, इसको इग्नोर किया गया या फिर इसको गलत बता दिया गया। इस तरह के व्यवहार से जो समाज से उसको मिलता है तो उसमें क्या बनता है? अपराध बोध, ग्लानि या फिर गिल्ट बनने लगती है। अब दोनों के बीच संघर्ष है भाई। किसकी के बीच संघर्ष है? एक तो पहल जो उसमें अंदर से बन रही है, वो खुद पहल करना चाहता हर काम को करने के लिए, ये उसका जैविक कारक हो गया। क्यों है जैविक कारक? क्योंकि बालक थोड़ा मैच्योर्ड हो गया है, हर काम में पहल करने की इच्छा उसकी हो रही है, शारीरिक मानसिक रूप से वो मैच्योर्ड है। लेकिन क्योंकि समाज जो उसका परिवार यहाँ पर है, परिवार के द्वारा ये चीज स्वीकार नहीं की जा रही है, अप्रोशिएट नहीं किया जा रहा है उसको, और कई बार तो उसको इस तरह की छोटी मोटी गलतियों के लिए डांट दिया जाता है, पीट दिया जाता है या उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो फिर बालक में क्या बनती है? अपराध, ग्लानि या गिल्ट की भावना बनती है। तो यहां दोनों के बीच स्ट्रगल है। किस किस के बीच? पहल और अपराध के बीच, पहल या फिर पहल ग्लानि के बीच, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। पहल करके नई जिम्मेदारी निभाता है कौन? बालक। कितने साल का? 3 से लेकर 5 साल का। पहल करके नई जिम्मेदारी निभाता है। असफलता पर अपराध की भावना बालक में बनने लगती है। देखो कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। क्योंकि बालक 3 से लेकर 5 साल का है, बालक ने देखा कि रोजाना जब शाम को नल आता है तो मम्मी या पापा जो है स्विच दबाते हैं और मोटर चलती है, उससे पानी भरता है ऊपर, वाटर बूस्टर लगा हुआ है घर में। अब ये देख रहा है बालक। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, उसको लगा कि चलो आज ये काम मैं करता हूं। ठीक, जो ही पानी आने का समय हुआ तुरंत उसने उस स्विच को ऑन किया, वाटर बूस्टर चलाया और उसको ऐसा लगा कि हाँ, मैंने आज ये काम मेरे जीवन में पहली बार किया है, ये मेरे लिए पहल हो गई। ऐसा करके वो सोच रहा है, अच्छा मान रहा है और उसके मन में एक उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कि मैंने जो काम किया है इसका मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी फैमिली के सदस्य मुझे कहेंगे बढ़िया तूने अच्छा किया। ऐसा सोच के उसने यह काम किया है। लेकिन अब हुआ क्या? मम्मी जब मोटर चलाती हैं तो किचन के नल को बंद करती हैं, बाथरूम के नल को बंद कर देती हैं। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता या फिर इस बात को भूल गया, तो इसने किचन के नल को बंद नहीं किया, बाथरूम के नल को बंद नहीं किया और उसने पानी जब आया तो मोटर चालू कर दी। अब हो क्या रहा है? मोटर चल रही है, पानी किचन में निकल रहा है और नल में निकल रहा है, बाथरूम में निकल रहा है। यह चीज देखती है मम्मी को पता लगता है और तुरंत आग बुलबुला हो जाती है और उसकी अच्छे से धुनाई कर देती हैं। अब हुआ क्या? बालक को लगा कि मैंने तो पहल की थी, अच्छा काम किया था, कुछ नया किया था आज, लेकिन यह क्या हो गया मेरे से? अपराध हो गया। मेरी तो शाबाशी मिलने के बजाय धुनाई हो गई। ठीक, तो अब बच्चे में क्या बन रहा है? अपराध की भावना बन रही है, अपराध बोध बन रहा है अपने मस्तिष्क में, ग्लानि बन रही है। क्या? कि मैंने जो काम किया यह गलत हो गया। अब आगे दोबारा जब भी वह कोई काम करेगा तो उसमें एक भावना तुरंत आ जाएगी कि अगर यह गड़बड़ हो गया, गलत हो गया तो मुझे अपराध, मेरे द्वारा अपराध हो जाएगा, मेरे द्वारा
ये जो काम है ये गलत हो जाएगा और इसके बदले मुझे सजा मिलेगी या फिर मेरी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब हर काम नया करने से पहले बालक के मन में ग्लानि बनेगी या फिर अपराध बोध की भावना बनने लगेगी। अब आप मुझे बताओ, अगर काम शुरू करने से पहले ही ग्लानि की भावना मन में आ जाए, अपराध बोध की भावना मन में आ जाए, ऐसा डर आ जाए कि यह काम स्वीकार ही नहीं होगा, पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो काम ठीक से हो पाएगा क्या? नहीं ना। तो याद रखो, यहां पर जब छोटा बालक है वो किसी भी काम की पहल करता है, इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है, तो डेफिनेटली गलती होएगी। तो गलती होने पर उसको डांटने की आवश्यकता नहीं है, पीटने की आवश्यकता नहीं है, अपराध बोध महसूस कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा किया मेरे भाई तो बालक में ग्लानि बन जाएगी और यह नेगेटिव जो गुण है पूरे जीवन भर उसके व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाएगा, उसको प्रभावित करेगा। तो दोनों के बीच संघर्ष चलता है। अब हम जो परिवार के लोग हैं, हम जो परिवार समाज के रूप में यहां पर बालक के साथ हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बालक में यहां वह पहल के गुण को विकसित करें या अपराध भाव को विकसित करें। यह डिपेंड करता है बाहर से मिलने वाली सिचुएशन के साथ, क्योंकि दोनों कारक काम कर रहे हैं। फिर से मैंने रिसेंटली बताया, जैविक कारक जो बालक के अंदर में है और सामाजिक कारक जो बाहर से रेस्पॉन्सेस के रूप में उसको दिख रहे हैं। आगे चलते हैं। बालक की अधिक पहल करता है, बहुत सशक्त भी होता है, जो गेप भावना की ओर ले जा सकता है। बालक यहां पर बहुत ज्यादा पहल करता है, सशक्त होता है अपनी पहल को लेकर, लेकिन जब उसको स्वीकार नहीं किया जाता है तो गेप भावना आ जाती है। मतलब गेप का मतलब हो गया मानसिक रूप से गेप आ जाना, परेशान हो जाना। आगे चलते हैं। यहां पर बालक में क्या होता है, बालक में उपकरण का उपयोग करना बालक सीख जाता है, विभिन्न कलाकृतियां बनाने लगता है, विभिन्न खोज करने जैसी प्रवृत्तियां बालक के बनने लगती हैं। इसके साथ साथ बालक में जो सामाजिक गुण होते हैं, जो इमोशन के साथ में जुड़े होते हैं, वो भी यहां पर प्रकट होने लगते हैं व्यवहार में। जैसे हास्य, ह्यूमर बालक में बनता है, सहानुभूति, इम्पैथी बालक में बनती है, लचीलापन, रेजिलियंस बालक में बनता है। तो ये चीजें यहां बालक में व्यवहार में दिखती रहती हैं। किसके साथ? परिवार के सदस्यों के साथ या फिर सामाजिक प्रतिरूप के साथ। अब यहां पर ध्यान रखने की बात क्या है, बालक के मन में कई सारे प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न आते हैं? क्या मेरे लिए ऐसा करना, चलना और कार्य करना ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एग्जांपल दिया, उसने पानी की मोटर चलाई, जब पानी आया था तो उसकी पिटाई हो गई थी, तो दोबारा सोचता है वो कि अब मुझे कल भी मोटर चलानी है या नहीं चलानी है। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं। एक स्थिति क्या, अगर बालक ने जब मोटर चालू की पानी की तो गड़बड़ हुई, अब मम्मी पे डिपेंड करता है कि कैसा व्यवहार दे। अगर मम्मी साइकोलॉजी समझती हैं, बालक में होने वाले सामाजिक गुणों को समझती हैं, आरपी सर के साथ कभी उसका इंटरेक्शन हुआ है, मजाक कर रहा हूं, सबके साथ कैसे होगा भाई, कम से कम आप ध्यान रखिएगा। तो वो मम्मी क्या कहेगी बच्चे को, शाबाश, वेरी गुड, तूने कितना बढ़िया काम किया, आज आपने आज पानी की मोटर चलाई है, वेरी गुड, शाबाश, चलो बेटा ध्यान रखना, ये नल जो है ना किचन का, ये चालू रह गया था, इसको बंद करना है। अब जब भी आप दोबारा चालू करो तो नल एक बार देख लो, फिर इसको चालू करो, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। अगर ऐसा कहती तो बालक में पहल करने की जो सामाजिक क्षमता है, गुण है, जो शारीरिक परिवर्तनों के साथ बन रहे हैं, यह सकारात्मक विकसित होता। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अब कल से मम्मी को मोटर चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नया व्यक्ति इस काम की जिम्मेदारी ले रहा है। तो फायदा हुआ ना। लेकिन किया क्या, बच्चे को डांट दिया, तो पहली बात जो सपोर्ट मिलने वाला था, ये काम कम होने वाला था, ये खुद के ऊपर आ गया वापस। अब ये कल मोटर नहीं चलाएगा, कल ये काम नहीं करेगा, तो इसमें डर बन गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हमने एक नेगेटिव चीज बालक में विकसित होने के लिए प्रेरित कर दिया उसको। तो दोस्तों, इस प्रकार दोनों के बीच जब संघर्ष होता है, किस किसके बीच, पहल और अपराध भावना के बीच, तो बालक में अगर सकारात्मक पहल विकसित की जाती है तो एक सामाजिक गुण विकसित होता है, जिसे कहा जाता है वर्च्यू ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जो होता है यहां पर पर्पज, उद्देश्य या निर्देशन। पर्पज यहां पर डेवलप होता है। कौन सी आयु में डेवलप होता है? 3 से लेकर 5 साल में। कब डेवलप होता है? जब बालक में निहित पहल करने की भावनाओं को विकसित किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह गुण विकसित नहीं हो पाता है, पर्पज बालक में नहीं बन पाते हैं, उद्देश्य और निर्देशन बालक में नहीं बन पाता है। और याद रखिए, जिस किसी के जीवन में उद्देश्य क्लियर नहीं है,
पर्पज उसका क्लियर नहीं है तो फिर गोल्स मिलना बड़ा मुश्किल है। पर्पज कब क्लियर होंगे? जब बालक की हर पहल को स्वीकार किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ना कि उसको दमन और दबाने की कोशिश की जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बालक में होने वाले इस सोशल वर्च्यू को डेवलप किया जाए। यहां पर एक पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं, देखो एक पिक्चर है, यहां पर बालक क्या कर रहा है, किचन में बर्तन धोने की कोशिश कर रहा है। जब मम्मी नहीं है घर में तो बर्तन पड़े हुए हैं, बच्चे को लगा चलो मैं काम करता हूं, बर्तन साफ कर देता हूं। लेकिन जब बर्तन साफ किए तो कई सारी गड़बड़ बच्चे से हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि जो कांच का ग्लास था वो गिर गया, टूट गया, और जो बढ़िया वाला कप था बोन चाइना का मेहमानों के लिए निकाला था उसका भी कुंदा टूट गया। अब दोनों गड़बड़ बच्चे से हो गई तो फिर बच्चे की क्या होनी है, पता है हर घर में होती हैं। तो जो ही बच्चे के साथ वो हुई, बच्चा क्या हो गया, देखो इधर आप देख पा रहे हैं बच्चे में यहाँ पर अपराध बोध की भावना सी प्रतीत हो रही है, ग्लानि सी प्रतीत हो रही है। अगर यहाँ पर इसके साथ ऐसा नहीं होता, इसके द्वारा छोटी मोटी गलती को इग्नोर किया जाता, अप्रिशिएट किया जाता, तो ये बच्चा आगे फिर से बर्तन धोता, मम्मी को सपोर्ट मिलती और पहल करने की भावना इसमें विकसित होती। तो याद रखिए इस उम्र के बच्चों के साथ कैसे आपको सोशल ट्रीट करना होता है। चलिए आगे चलते हैं अगली अवस्था की ओर। तो दोस्तों अगली अवस्था हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास तक हम केवल 3 अवस्थाओं को लेकर हमने जाना जो प्री स्कूल तक होती है, स्कूल जाने से पहले होती हैं। और याद रखिए दोस्तों इन तीनों अवस्थाओं का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस इन तीनों अवस्थाओं का? इन तीनों अवस्थाओं का इंपॉर्टेंस ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर बालक परिवार के साथ में डेवलप हो रहा होता है, और परिवार के साथ जब डेवलप हो रहा होता है तो परिवार में बालक में वृत्तियां बनती हैं, छोटे छोटे आचरण बनते हैं, छोटी छोटी हैबिट्स बनती हैं, छोटी छोटी ऐसी चीजें मस्तिष्क में बनती हैं जो आगे चल के सामाजिक परिदृश्य में एक बड़ा रूप ले लेती हैं, और वो बड़ा रूप उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को तय करता है। जैसे 3 वर्च्यूज हमने पीछे समझे। जब बालक पहली अवस्था में है तो उसमें होप डेवलप हो रही है, दूसरा है तो उसके अंदर विल पावर डेवलप हो रहा है, तीसरा है वहां पर पर्पज उसमें डेवलप हो रहा है। तीनों ही व्यक्तित्व की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसे हम व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत स्ट्रगल करके हासिल करते हैं बाद में। जितनी भी बड़ी शख्सियत हुई है, बड़े सफल लोग हुए हैं, उनमें ये तीनों की तीनों वर्च्यूज और गुण हमेशा मौजूद होते हैं। तो जब बालक हमारे पास है, स्कूल अभी नहीं गया है, स्कूल जाने के बाद जिम्मेदारी स्कूल की बन जाती है। इन सोशल वर्च्यूज को स्कूल भी भागीदार बन जाता है विकसित करने में, लेकिन अभी स्कूल की भागीदारी नहीं है। और जब स्कूल की भागीदारी नहीं है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है पहली उसकी माँ की, दूसरे उसके पेरेंट्स की, माता पिता की, और तीसरे उसके परिवार की, क्योंकि लेवल के हिसाब से तीनों बालक के सामाजिक दायरे में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर एक बात और क्लियर हो रही है, बालक का सामाजिक विकास के पहलू जो होते हैं कि सबसे पहले सामाजिक विकास माँ के साथ, जो पहली अवस्था परीक्षण ने बताया, दूसरा पेरेंट्स माता पिता के साथ, तीसरा परिवार के साथ। तो इन तीनों पहलुओं को बालक के सोशल डेवलपमेंट के साथ ठीक से इंटरेक्शन करने की आवश्यकता है, ठीक से समझने की आवश्यकता है। तो आज हमने यहां तक जाना। अगली क्लास में नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे अगली अवस्थाओं के बारे में। तब तक के लिए आप सारी चीजों को ठीक से समझिएगा, और अब आज के बाद इस तरह के बालक अगर आपके परिवार में हैं तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश कीजिएगा जैसा मैंने समझाया। ऐसा करेंगे, देखो मैं नहीं करा फिर मेरे को मत करना कि आरपी सर ने कहा था, मैं नहीं करा, मैंने तो एक्सप्लेन किया है भाई, एरिक्सन ने कहा है, पूरी दुनिया के मनोवैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार किया है। तो एरिक्सन की बात को मानते हैं, मनोवैज्ञानिकों की बात को मानते हैं, क्योंकि वो ज्यादा साइंटिफिक होते हैं, और हम अपने बच्चों को ऐसा ही ट्रीटमेंट देते हैं ताकि सोशल वर्च्यूज उनके अंदर डेवलप हो पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।